हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है जीडीएस टू एमटीएस एग्जाम जो कि 2020 में उड़ीसा सर्कल में हुआ था। आज हम लोग उसके सॉल्यूशन को देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रेलवे मेल सेवा का एक स्टेशनरी कार्यालय है? तो सबसे पहले आप लोग नोट डाउन करें, आरएमएस की फुल फॉर्म आपसे कई बार पूछी जाती है। आरएमएस की जो फुल फॉर्म है वो आप लोग इंग्लिश में ही याद रखने की कोशिश करें, सही रहेगा वो। आरएमएस की फुल फॉर्म है रेलवे मेल सर्विस। फुल फॉर्म्स को आप लोग इंग्लिश में ही याद रखने की कोशिश करें, इंग्लिश में ही ज्यादा बेटर रहेगा। प्रश्न में क्या पूछा गया? प्रश्न में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन रेलवे मेल सेवा का एक स्टेशनरी ऑफिस है? स्टेशनरी ऑफिस से मतलब है कि ऐसे ऑफिस जो कि एक ही जगह पर रहते हैं, ऐसे ऑफिस के बारे में पूछा गया। ऑप्शंस में है मेल कार्यालय, ऑप्शन बी में है रिकॉर्ड कार्यालय, ऑप्शन नंबर सी में है हेड रिकॉर्ड ऑफिस। तो जो आपके मेल ऑफिस है, चाहे बात करें रिकॉर्ड ऑफिस की, चाहे रिकॉर्ड ऑफिस के टाइप्स की बात करें एचआरओ की, ये जो सभी ऑफिसेज हैं वो एक ही जगह पर होती हैं, यानी कि स्टेशनरी ऑफिसेज ही होती हैं। इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे यूनिट बैग कार्यालय के रूप में पहचाना जाता है? तो आप लोग यूनिट बैग ऑफिस यूबीओ जिसे शॉर्ट में कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस जिसे शॉर्ट में डीबीओ कहते हैं, सर्कल बैग ऑफिस जिसे कई बार आप लोग सीबीओ कहते हैं, और एक होता है सेंट्रल बैग ऑफिस। इनकी डेफिनेशंस को या इन किनको सीबीओ कहा जाता है, किनको डीबीओ कहा जाता है, किनको यूबीओ कहा जाता है, ये एक बार आप लोग सभी चीजों को देख ले, यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। पहला यूनिट बैग ऑफिस। यूनिट बैग कौन सी ऑफिस होती है? यूनिट बैग ऑफिस वो सभी ऑफिसेज हैं, वो सभी पोस्ट ऑफिसेज हैं, इसमें से हम लोग बीओ को हटा देते हैं, यानी कि बीओ को छोड़ करके सभी जो डाकघर है, सभी जो पोस्ट ऑफिस हैं वो यूबीओ यूनिट बैग ऑफिस के रूप में जाने जाते हैं। डीबीओ के बारे में देखें तो आरएमएस ऑफिस में जो एचआरओ और एसआरओ होती है, यानी कि जो रिकॉर्ड ऑफिस है आपकी, एचआरओ हेड रिकॉर्ड ऑफिस और सब रिकॉर्ड ऑफिस, एचआरओ और एसआरओ को डीबीओ डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस के रूप में जाना जाता है। कई जगह पर हेड ऑफिस को भी डीबीओ के रूप में चिन्हित किया गया है। बात करें सर्कल बैग ऑफिस की, तो जो सर्कल में आपके पोस्टल स्टोर डिपोट्स होते हैं, पीएचडी जिसे हम लोग कहते हैं, तो पीएचडी को सर्कल बैग ऑफिस के रूप में जाना जाता है। सेंट्रल बैग ऑफिस की बात करें तो आपका जो पार्सल डायरेक्टरेट है, पोस्टल जो डायरेक्टरेट है, उसका जो डी सेक्शन है, पार्सल डायरेक्टरेट का जो डी सेक्शन है, उसे सेंट्रल बैग ऑफिस के रूप में जाना जाता है। इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो अभी प्रश्न में पूछा गया आपसे यूबीओ के बारे में, यूनिट बैग ऑफिस किसे कहते हैं? तो सभी डाकघरों को बीओ को छोड़ करके सभी जो पोस्ट ऑफिसेज है, सभी जो डाकघर है, उन्हें यूबीओ के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 देखें, एवरी पोस्ट ऑफिस अदर देन बीओ, बीओ के अलावा सभी डाकघरों को यूबीओ के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। बात करें ऑप्शन नंबर सी की, एचआरओ और एसआरओ के बारे में, तो ये डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस होती हैं। बात करें पीएचडी की, तो ये सर्कल बैग ऑफिस होती है, सर्कल बैग ऑफिस होती है। इन सभी चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न आउट ऑफ द सिलेबस ये पूछा जाता है कि आपके जो यूनिट बैग ऑफिस हैं वो अपना जो डे बैग बैलेंस रिपोर्ट किसकी बात करता है? वो बात करता है डे बैग बैलेंस रिपोर्ट। इसमें सिंपली क्या होता है इस रिपोर्ट में कि जितने आपके पास में बैग्स आते हैं, जितने जाते हैं, यानी कि जितने बैग आपके पास रिसीव हुए, जितने आपसे डिस्पैच हुए, उसका जो टोटल है, यानी कि कितने आए कितने गए, उसका जो रिकॉर्ड है, और फिजिकली आपके पास में कितने बचे हुए, कुछ एक्स्ट्रा तो रिसीव नहीं हुआ या एक्स्ट्रा डिस्पैच तो नहीं हुआ, ये सारी जो चीजें हैं वो बैग बैलेंस रिपोर्ट में लिखी जाती हैं। प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जो यूनिट बैग ऑफिस है वो किस ऑफिस को अपना डेली डे बैग बैलेंस रिपोर्ट भेजता है? तो प्रश्न इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस प्रश्न को भी नोट डाउन कर ले, और यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सिंपल आपसे क्या प्रश्न पूछने की कोशिश करेगा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि जो यूनिट बैग ऑफिस है, वो अपना जो डे बैग बैलेंस रिपोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस को भेजता है। कैसे भेजता है? डेली भेजता है, यानी कि रोजाना भेजता है। जो डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस है, डीबीओ है, वो सर्कल बैग ऑफिस को अपना वीकली डे बैग बैलेंस रिपोर्ट भेजता है।
वीकली भेजेगा। उसके बाद में है सर्कल बैग ऑफिस, सेंट्रल बैग ऑफिस के लिए भेजेगा। कैसे भेजेगा? मंथली रूप से भेजेगा, मासिक रूप से भेजते हैं। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि कौन सी ऑफिस किसको अपने बैग बैलेंस की रिपोर्ट भेजती है। तो यूबीओ भेजेगी डीबीओ को, डीबीओ भेजता है अपने को सर्कल बैग ऑफिस को, सर्कल बैग ऑफिस को, और सर्कल बैग ऑफिस भेजता है सेंट्रल बैग ऑफिस को, सेंट्रल बैग ऑफिस को। कैसे भेजता है? यूबीओ भेजेगा डीबीओ को डेली, रोजाना भेजेगा। डीबीओ सर्कल ऑफिस को कैसे भेजेगा? ये भेजेगा आपका वीकली, वीकली, और ये कैसे भेजेगा? मंथली। इन सारी चीजों का आप लोग नोट डाउन कर लें, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न ये पूछा जाता है इन्हीं से संबंधित, जो कि आपका सिलेबस में भी है, पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी ऑफिस है, ऐसी कौन सी ऑफिस है, कौन सी ऑफिस है जो बैगों का रख रखाव नहीं करती है, बैग्स का रख रखाव नहीं करती है, रख रखाव नहीं करती है। या आपसे ये पूछा जा सकता है जिनमें में से ऐसी कौन सी ऑफिस है जो डे बैग बैलेंस रिपोर्ट नहीं बनाती है। ऑप्शंस में है आपको, पहला ऑप्शन में है यूबीओ, ऑप्शन नंबर बी में है आपको डीबीओ, ऑप्शन नंबर सी में है सर्कल बैग ऑफिस सीबीओ, और ऑप्शन नंबर डी में है सेंट्रल बैग ऑफिस, सेंट्रल बैग ऑफिस। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सेंट्रल बैग ऑफिस में बैग्स का लेन देन नहीं होता है, वो सिंपल सा रिकॉर्ड रखते हैं कि जैसे आपका जो बैग बैलेंस है, बैग बैलेंस से मतलब कि आपके पास में कितने फटे हुए हैं, कितने आपके पास में सही स्थिति में बैग्स है, सप्लाई करने का वो सारी चीजें सेंट्रल बैग ऑफिस देखता है। बाकी के जो बैग बैलेंस रिपोर्ट है, ये सारी चीजें मेंटेन करने के जो काम है वो यूबीओ डीबीओ सर्कल बैग ऑफिस तक ही सीमित होते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तीसरे प्रश्न में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर 1 में देखें, पार्सल बैग ड्यू बैग है और भेजे जाने पर उन्हें असामान्य मेल के रूप में जाना जाता है। सिंपल सा, इसमें किसके बारे में पूछा गया है? इसमें पार्सल बैग के बारे में पूछा गया है। चारों ही ऑप्शंस आपके पार्सल बैग वाले हैं, और चार पार्सल बैग से संबंधित जो सही कथन है, पार्सल बैग से संबंधित जो सही कथन है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले आप लोग जाने पार्सल बैग के बारे में। जहां से आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है उसकी डेफिनेशन को एक बार आप लोग समझे, उसकी परिभाषा को एक बार आप लोग समझे, और उसके बाद में फिर आप लोग क्वेश्चन को करने की कोशिश करें तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। पार्सल बैग क्या है? तो पार्सल बैग एक ऐसा बैग है जिसमें आप लोग लिखते जाएं और नोट डाउन करते जाएं कि आपको क्या बताया जा रहा है कि पार्सल बैग में ऑर्डिनरी रजिस्टर पार्सल्स, बीपी पार्सल्स और इंश्योर्ड बैग, इंश्योर्ड बैग, इस बात का ध्यान रखें, इंश्योर्ड पार्सल की बात नहीं कर रहा, इंश्योर्ड बैग। तो एक पार्सल बैग में ऑर्डिनरी रजिस्टर पार्सल हो सकते हैं, बीपी पार्सल हो सकते हैं, इंश्योर्ड बैग हो सकते हैं। और इसके अलावा इस बैग में एक पार्सल लिस्ट होती है जिसमें यह बताया हुआ है कि कितने आर्टिकल्स कौन कौन से हैं। ऑर्डिनरी रजिस्टर आर्टिकल्स हैं, ऑर्डिनरी रजिस्टर पार्सल्स हैं तो वो कितने हैं, बीपी पार्सल है वो कितने हैं, कौन कौन से नंबर है, वो सारी चीजें इसमें होती हैं पार्सल लिस्ट में। और इसी के साथ में पार्सल का जो बैग है, पार्सल का जो बैग है वो एक ड्यू बैग नहीं होता है। पार्सल बैग इज नॉट अ ड्यू बैग। इसका क्या मीनिंग है नॉट अ ड्यू बैग का? इसका सिंपली मीनिंग ये है कि अगर आपके पास में पार्सल के कुछ आर्टिकल हैं तब आप इस पार्सल बैग को बना सकते हैं। पार्सल के अगर आर्टिकल नहीं है तो इस बैग को बनाने की जरूरत नहीं होती है। और जब भी पार्सल बैग को डिस्पैच किया जाएगा तो उसे अनयूजुअल बैग की तरह माना जाता है, असामान्य मेल की तरह माना जाता है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे, अनयूजुअल मेल की तरह माना जाता है। तो पॉइंट्स आप लोग क्लियर कर ले कि पार्सल बैग नॉट अ ड्यू बैग होता है, यानी कि एक ड्यू बैग नहीं है। जब भी इसे डिस्पैच किया जाएगा तो अनयूजुअल मेल की तरह से ट्रीट किया जाता है। अब आप लोग अपने ऑप्शंस को देखें। पार्सल बैग आर नॉट ड्यू बैग एंड व्हेन डिस्पैच दे आर ट्रीटेड एज अनयूजुअल मेल्स। ये ऑप्शन होगा आपका सही, क्योंकि यहां पर क्या दिया है, यूजुअल मेल्स दी हुई है और यहां पर है अनयूजुअल मेल्स, यानी कि यहां पर कह रहा है वो सामान्य मेल है और ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि वो एक असामान्य मेल है। तो आप लोग ध्यान रखें, पार्सल के जो बैग है वो ड्यू बैग नहीं होते हैं। जब भी इन्हें डिस्पैच किया जाता है, भेजा जाता है, तो इसे असामान्य मेल की तरह ट्रीट किया जाता है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर।
बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, सही गलत कथन को छांटना है आपको, इनकरेक्ट ऑप्शंस को देखना है। सबसे पहले अकाउंट बैग आर ड्यू बैग्स, अकाउंट बैग ड्यू बैग है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में कैंप बैग ड्यू बैग नहीं है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी पारगमन बैग यानी कि ट्रांजिट जो बैग्स हैं वो ड्यू बैग है, बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर सी में कैश बैग आर ड्यू बैग्स, ये गलत है। कैश बैग ड्यू बैग नहीं होते हैं, कैश बैग नॉट आर ड्यू बैग होते हैं। नॉट आर ड्यू बैग का मतलब है कि अगर आपके पास में कैश, अगर आपको ट्रांसफर करना है, कैश का लेन देन करना है, तभी आप लोग कैश बैग को बनाएं, अन्यथा इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग ध्यान रखें कि कैश बैग के बारे में। कैश बैग में सिंपली क्या होता है, कैश बैग में आपको एक ऑफिस से दूसरी ऑफिस में, यानी कि एक डाकघर से दूसरे डाकघर में अगर आपको नकदी भेजनी है तब आप लोग कैश बैग का इस्तेमाल करते हैं। कैश जो बैग्स है वो नॉट आर ड्यू बैग होते हैं। कैसे बैग होते हैं, कैश बैग नॉट आर ड्यू बैग होते हैं, ये ड्यू बैग नहीं होते हैं, इस बात का ध्यान रखें। और इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें कि जब भी कैश बैग भेजे जाते हैं, जब भी कैश बैग्स भेजे जाते हैं तो ये या तो ये रजिस्टर्ड बैग के अंदर होंगे, या ये अकाउंट बैग के अंदर होंगे, या ये बीओ बैग के अंदर होंगे, यानी कि इन्हें लूज नहीं भेजा जाएगा। लूज अगर भेजेंगे इनको तब एक ही कंडीशन में इन्हें लूज बैग भेजा जा सकता है, कब, जब या तो इसे कोई पोस्टमैन लेके जाए, या कोई विलेज का पोस्टमैन लेके जाए, या कोई आपका मेल ओवरसीयर या कैश ओवरसीयर है वो अगर लेके जाए। कहने का मतलब है कि अगर कोई एम्प्लॉय अगर इस कैश बैग को लेके जाता है तो इसे लूज बैग के रूप में भेजा जा सकता है, लेकिन जब भी इसे बैग में बंद करके भेजेंगे, कैश बैग को डाक से भेजेंगे, डाक से जब भी कैश बैग को भेजा जाएगा तब इसे अकाउंट बैग में या रजिस्टर्ड बैग में या बीओ बैग में भेजा जाता है, यानी कि उसमें आप भेजेंगे, लूज बैग में नहीं भेज सकते हैं। लूज बैग से मतलब क्या होता है, लूज बैग का सिंपल मीनिंग ये होता है कि आपका कोई बैग है और इसे आप लोग एक बैग के रूप में भेज दें। और नॉट अ लूज बैग का मतलब है कि एक बैग को जब भी आपको भेजना है तो आप किसी अन्य बैग में उसको रख करके भेजते हैं, उसे कहते हैं नॉट अ लूज बैग। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है किसके लिए जनता को सलाह दी जाती है कि वे सील के लिए मोम का उपयोग ना करें। तो जनता को अपंजीकृत पत्र और पैकेट्स के लिए सलाह दी जाती है कि वो सील के लिए मोम का उपयोग ना करें। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 छठवें प्रश्न में पूछा गया कि विदेशों को संबोधित पत्रों के पते को किस लिपि में लिखना चाहिए। तो जब भी फॉरेन के लिए जब भी आपके आर्टिकल्स भेजे जाते हैं, फॉरेन के लिए जब भी कोई आर्टिकल्स भेजे जाते हैं, उनके ऊपर जो एड्रेस है, उनके ऊपर जो भी एड्रेस है, जब अक्षरों की बात करेंगे तो रोमन लैंग्वेज में लिखे जाएंगे, रोमन भाषा में लिखे जाते हैं अक्षर आपके। और बात करेंगे नंबर्स की, डिजिट्स की, न्यूमर्स की, न्यूमरल्स से मतलब है, आप लोग ध्यान रखें, न्यूमरल्स की बात कर रहे हैं या डिजिट्स की बात करें आपसे, या बात करें आपसे फिगर्स की, इन तीनों का एक ही मतलब है, तीनों को हिंदी में अंक कहा जाता है। अंक से मतलब इस तरीके से आप लोग बोल सकते हो 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आप लोग इसे बोल सकते हो। तो न्यूमरल्स की बात करें, डिजिट्स की बात करें, फिगर्स की बात करें, ये जब भी लिखे जाएंगे तो इन्हें अरबी लैंग्वेज में लिखा जाएगा, यानी कि रोमन के आपके हो गए अक्षर। और बात करेगा आपसे अंकों की, तो अंक आपके किस में होंगे, अरबी के अंक होंगे, अरबी के अंक होंगे, यानी कि रोमन के लेटर्स, अरबिक के फिगर्स या डिजिट्स या न्यूमरल्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7वें प्रश्न में पूछा गया कि यदि डाक द्वारा संचारण के दौरान कोई भी पत्र पीओ गाइड पार्ट 1 के उपखंड 1 या 2 के खंड 213 के प्रावधानों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो इसे किसको भेजा जाएगा। सिंपली आप लोगों को एक चीज का पता होना चाहिए, तभी आप लोग इस प्रश्न को कर पाएंगे। और इस प्रश्न को करने के लिए आपको थ्योरी का जो आपका 200 नंबर 13 का जो क्लॉज है वो आपको पता होना चाहिए, वरना आप इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। 200 नंबर 213 जो क्लॉज है, क्लॉज नंबर जो 213 है, 213 है किसका, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का। उसमें उसका जो नाम है वो आप लोग देख ले, पहले नाम है आर्टिकल्स बियरिंग बेयर ऑन एनी मैटर विच इज प्रीजुडिशियल टू द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एटसेट्रा। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर आपको किसी
भी जगह के, यानी कि जब भी जहां पर भी आप लोग आर्टिकल्स को भेजते हैं वहां पर अगर आप चाहते हैं कि आर्टिकल्स को भेजना है तो उस जगह के लॉ एंड ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए आप लोग आर्टिकल्स को भेज सकते हैं। बात करें खंड के बारे में, सब क्लॉज जो 1 और 2 की जो बात कर रहा है, यहाँ पर उपखंडों की बात कर रहा है, इसमें क्या लिखा हुआ है सबसे पहले आप लोग वो जाने। तो ऑप्शन खंड नंबर 1 में लिखा हुआ है कि नो आर्टिकल विल बी ट्रांसमिटेड बाय पोस्ट which was there on or on the cover thereof any matter which is prejudicial to the maintenance of the law and order or which is in furtherance of the aims of a political party or organization or any matter which tends directly to cause loss or injury to any community or class of persons whatsoever। सिंपल सा क्लॉज नंबर 1, सब क्लॉज नंबर 1 में क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि आप लोग डाक से कोई भी चीज भेज सकते हैं, ऐसी किसी भी आर्टिकल की मना ही नहीं है। लेकिन जब भी आप लोग आर्टिकल्स को भेजते हैं तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि जो भी आप लोग भेज रहे हैं उससे किसी भी समुदाय की जो भावना है, समुदाय के ऊपर कमेंट्स नहीं कर सकते, किसी भी कम्युनिटी के ऊपर आप लोग कमेंट्स नहीं कर सकते हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के या ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर आप लोग कमेंट्स नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि आप लोग शांति व्यवस्था को बनाए रखते हुए कुछ भी भेज सकते हैं, लेकिन जो भी चीज आपकी अशांति पैदा करती है उसे आप लोग बाई पोस्ट नहीं भेज सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। सब क्लॉज नंबर 2 में है कि नो आर्टिकल विल बी ट्रांसमिटेड बाई पोस्ट which has their on or on the cover thereof any pictorial representation of a person who is proclaimed offender or who has been convicted of an offence punishable under chapter 6 of the Indian Penal Code or the Defence of India rules or who has been directed to the detained under the provision of rule 26 of the said rules। कहने का मतलब ये है कि आईपीसी के जो रूल्स हैं या जो डिफेंस के जो इंडिया के जो रूल्स हैं उनके तहत अगर किसी व्यक्ति को सजा दी गई है या उनके ऊपर कोई केस चल रहा है और सजा दे दी गई है तो उस व्यक्ति की जो आप लोग पिक्टोरियल है, पिक्चर्स है, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इन सारी चीजों का आप लोग ध्यान रखें। कहने का मतलब है कि जो चीजें आप लोगों की अशांति फैलाती हैं ऐसे जो आर्टिकल्स हैं उनके साथ में क्या किया जाएगा, आपसे ये पूछा गया है। तो ऐसे आर्टिकल्स को रिटर्न लेटर ऑफिस भेजा जाता है। कहां पर भेजा जाता है? ऐसे आर्टिकल्स को RLO भेजा जाता है डिस्पोजल्स के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में जाने। 8 में पूछा गया कि बिल मेल सेवा में एक समय में पोस्ट किए जाने वाले पत्रों की न्यूनतम संख्या क्या है। तो न्यूनतम मात्रा के जो पत्र भेजे जाते हैं इससे संबंधित 3 प्रश्न हैं। कौन कौन से हैं सबसे पहले उनको जाने। सबसे पहले पूछता है आपको कि डायरेक्ट पोस्ट में अगर आर्टिकल्स को भेजना है, डायरेक्ट पोस्ट के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति अपने आर्टिकल्स को भेजना चाहता है तो न्यूनतम कितने आर्टिकल्स को भेज सकता है। दूसरा है बिल मेल सेवा, जिसे शॉर्ट में BMS के नाम से भी जानते हैं, कि बिल मेल सेवा के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति आर्टिकल्स को भेजना चाहता है तो न्यूनतम कितनी मात्रा में आर्टिकल्स को भेजना चाहिए। तीसरा है नेशनल बिल मेल सर्विस, जिसे शॉर्ट में NBMS कहा जाता है। तो नेशनल बिल मेल सर्विस के तहत अगर कोई आर्टिकल्स को भेजना चाहता है कोई व्यक्ति तो न्यूनतम एक बार में कितने आर्टिकल्स को पोस्ट करना चाहिए। तीनों प्रश्न पूछे जाते हैं। तीनों प्रश्नों के आंसर आप लोग लाइन से याद रखें और आपको याद भी हो जाएंगे, इसलिए आप लोगों को सीरियल से बताने की कोशिश की गई है। पहला है डायरेक्ट पोस्ट। डायरेक्ट पोस्ट में न्यूनतम आर्टिकल्स की भेजने की जो लिमिट है वो है 1000। बिल मेल सर्विस में है 5000। नेशनल बिल मेल सर्विस में है 10000। अगर कोई व्यक्ति NBMS नेशनल बिल मेल सेवा के तहत अगर आर्टिकल्स को भेजना चाहता है तो उसे न्यूनतम 10,000 आर्टिकल्स भेजने ही होंगे। बिल मेल सेवा के तहत आर्टिकल्स पोस्ट करना है तो 5000 आर्टिकल्स पोस्ट करने हैं। डायरेक्ट पोस्ट के माध्यम से अगर पोस्ट करने हैं तो 1000 आर्टिकल्स को पोस्ट करना होता है। अब देखिए आप लोग अपने ऑप्शंस को। ऑप्शंस में है आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल मेल सेवा के तहत कम से कम 5000 आर्टिकल्स को पोस्ट करना होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया कि हर पत्र, पैकेट या पार्सल पर कम से कम कितने तारीख के टिकट मोहर लगाना चाहिए। तो बात करें किसी पत्र के बारे में, किसी पैकेट या पार्सल के बारे में, तो इन पर कम से कम 2 डाकघरों की, 2 पोस्ट ऑफिसेस की डेट स्टैंप्स लगनी ही चाहिए। डेट स्टैंप्स लगानी ही होती है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10
10वें प्रश्न में पूछा गया कि डाक टिकटों को पते के किस कोने में चिपका दिया जाना चाहिए। सिंपल सा आपसे पूछ रहा है कि पोस्टेज स्टैंप्स को जो आर्टिकल्स है उस पर जो भी एड्रेस साइड है उसके किस कोने पर चिपकाया जाना चाहिए। तो जो डाक टिकट है जहां पर एड्रेस लिखा हुआ है जिस साइड में, उस और जो राइट हैंड साइड है उसका जो ऊपर वाला जो कॉर्नर है, राइट हैंड साइड का जो टॉप मोस्ट जो कॉर्नर है वहां पर डाक टिकट चिपकाई जानी चाहिए। ये तो तरीका है डाक टिकटों के लिए। और आपसे प्रश्न एक और पूछा जाता है, वो है कि सेंडर का एड्रेस कहां लिखना चाहिए। तो प्रेषक का जो पता है वो लिखना चाहिए, जिस तरह पता लिखा है उसका जो लेफ्ट हैंड साइड का जो नीचे वाला जो कॉर्नर है वहां पर प्रेषक का नाम पता लिखा जाता है। तो आपके लिए राइट हैंड टॉप कॉर्नर यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। दाहिने हाथ के ऊपर वाले कॉर्नर पर आप लोग डाक टिकट चिपका सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वें प्रश्न में पूछा गया कि जो पत्र मेल बंद करने के निर्धारित समय के पश्चात परंतु पोस्ट करने के अनुमत समय के अनुसार एवं निर्धारित लेट कैश के साथ डाक द्वारा भेजा जाता है उसे क्या संबंधित करते हैं। सिंपल सा क्या पूछने की कोशिश कर रहा है उसको आप लोग समझे कि आपका ये कोई टाइम पीरियड है, यानी कि आपकी ऑफिस खुलती है इस समय पर और आप इस पीरियड के दौरान आप लोग अपनी बुकिंग करते हैं। तो ये आपका बुकिंग का समय है, मान के चलते ये वाला कोई पीरियड है। अब थोड़ा सा एक समय है, इस बीच में अगर कोई व्यक्ति आता है और लेट फीस को देता है तो लेट फीस के बाद भुगतान करने के बाद में उनके आर्टिकल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, यानी कि उनके आर्टिकल को पोस्ट किया जा सकता है इस समय पीरियड के दौरान। तो इस समय पीरियड के दौरान जो भी आर्टिकल्स आएंगे उन्हें कहा जाएगा लेट लेटर्स। अब एक पीरियड है कि इस पीरियड के बाद में भी कोई व्यक्ति आया और वो ना तो अपनी जो डाक टिकट का जो भुगतान है, पोस्टेज जो शुल्क है उनका पूर्ण तरीके से भुगतान किया हुआ है, ना ही उन्होंने लेट फीस, दोनों में से किसी एक का या दोनों में से दोनों का ही अगर पूर्ण रूप से भुगतान नहीं किया है और उस समय पीरियड के बाद में आते हैं तो ऐसे लेटर्स को टू लेट लेटर्स कहा जाता है। टू लेट लेटर्स कहा जाता है। आप लोग दोनों डेफिनेशंस को समझे, दोनों ही डेफिनेशंस आपसे एग्जाम्स में बारी बारी से पूछी गई है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये जो डेफिनेशन है वो किसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है लेट लेटर्स की। लेट लेटर्स में कहा जाता है कि लेट लेटर्स आर लेटर्स presented at the window of the post office or mail office or posted in the letter box of a mail office after the prescribed hours of closing the mail but within the interval allowed for the posting of such letters with the prescribed late fee affixed in addition to the postage। कहने का मतलब ये है कि लेट लेटर्स किन्हें कहते हैं, तो लेट लेटर्स को या तो पोस्ट ऑफिस की विंडो पर देंगे या मेल ऑफिस में देंगे या जो लेटर बॉक्स है मेल ऑफिस का वहां पर पोस्ट करेंगे। जो भी आपका निर्धारित समय है उसके बाद में आते हैं ऐसे लेटर्स, निर्धारित समय के बाद में आते हैं और इन पर जो लेट फीस है उसका जो चार्जेस है वो डाक टिकटों के माध्यम से भुगतान किया हुआ होना चाहिए। ऐसे लेटर्स को लेट लेटर्स कहा जाता है, ऐसे लेटर्स को लेट लेटर्स कहा जाता है। डेफिनेशन जाने टू लेट लेटर्स की। टू लेट लेटर्स आर द दोज पोस्टेड विद इन सच इंटरवल बट without having been fully prepaid with postage and late fees. These are stamps detail late fee not paid and detained till the next dispatch। टू लेट लेटर्स ऐसे लेटर्स हैं जो कि इस समय के बाद में आएंगे या अगर इस समय में भी आते हैं, इस समय पीरियड में भी आएंगे, तब उन पर जो लेट फीस है या जो पोस्टेज फीस है उसका पूर्ण रूप से भुगतान नहीं हुआ होगा और ऐसे आर्टिकल्स पर डिटेन्ड नॉट डिटेन्ड लेट फी, डिटेन्ड लेट फी नॉट पेड की जो स्टैम्प्स है, एक ऐसी स्टैम्प जो कि डिटेन्ड लेट फी नॉट पेड की जो स्टैम्प्स है वो ऐसे आर्टिकल्स पर लगाई जाएगी और आर्टिकल्स को नेक्स्ट जो डिस्पैच है यानी कि अगले दिन डिस्पैच हो सकता है या सेकंड शिफ्ट में जो डिस्पैच होता है अगले प्रेषण तक ऐसे आर्टिकल को रोका जा सकता है। दोनों तीनों बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न के लिए सही आंसर लेट लेटर्स होगा। ये डेफिनेशन है लेट लेटर्स की, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। 12वें प्रश्न में है कि वह सामान जो गलती से गंतव्य के कार्यालय के अलावा किसी अन्य कार्यालय या निर्धारित मार्ग के अलावा किसी अन्य मार्ग पर अग्रसित किया गया है उसे क्या संदर्भित करते हैं।
तो आप लोग डेफिनेशन समझे, आपके पास में 2 पॉइंट है। कौन कौन सा? पहला है मिसेंट आर्टिकल, दूसरा है मिसडायरेक्टेड आर्टिकल। मिसेंट आर्टिकल, मिसडायरेक्टेड आर्टिकल्स, दोनों की डेफिनेशन को समझे, आपको पता चल जाएगा कि क्या आपसे पूछा जा रहा है। मिसेंट आर्टिकल्स वो आर्टिकल्स हैं जो गलती से जिस ऑफिस में जाने चाहिए थे वहां ना जाकर के अन्य किसी कार्यालय को पहुंच जाते हैं। यानी कि उसे एक ऑफिस से कहां के लिए भेजा जा रहा है, जहां भी उसका रूट है वहां पर भेजा जा रहा है, लेकिन वो वहां पर ना जाकर के किसी अन्य जगह पर पहुंच जाता है। ऐसे आर्टिकल्स को क्या कहते हैं? मिससेंट आर्टिकल्स कहते हैं। मिसडायरेक्टेड आर्टिकल्स कौन से हैं? ऐसे आर्टिकल्स जिनको इंग्लिश में ट्रांसलेट जब भी किया जाता है तब उन पर गलत पता लिख जाता है, तब ऐसे आर्टिकल्स दूसरी जगह पहुंच जाएंगे, उनको कहते हैं मिसडायरेक्टेड आर्टिकल्स। तो ये डेफिनेशन किसकी है? ये डेफिनेशन है मिसेंट आर्टिकल की। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। द आर्टिकल विच हैज बीन, वो सामान जो गलती से गंतव्य के कार्यालय के अलावा किसी अन्य कार्यालय या निर्धारित मार्ग के अलावा किसी अन्य मार्ग पर अग्रसित किया गया, उसे मिससेंट आर्टिकल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13वें प्रश्न में पूछा गया है, पीपीएफ खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि और एक वित्तीय वर्ष में जमा की जा सकने वाली अधिकतम राशि है। तो 2 प्रश्न आपसे एक ही प्रश्न में पूछे गए हैं। पहला पूछा गया है कि पीपीएफ खाते को न्यूनतम कितनी राशि से खोला जा सकता है, तो उसका आंसर है 500 रुपए से। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि पीपीएफ में एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम कितने रुपए जमा किए जाने चाहिए, तो उसका भी आंसर है 500 रुपए। प्रश्न तीसरा ये पूछा गया है कि पीपीएफ में अधिकतम एक वित्तीय वर्ष में कितने रुपए जमा किए जा सकते हैं, तो अधिकतम एक वित्तीय वर्ष में पीपीएफ खाते में 1.5 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 500 रुपए से खाता खोला जाएगा, एक वित्तीय वर्ष में 500 रुपए न्यूनतम जमा कर सकते हैं, अधिकतम 1.5 लाख तक जमा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14वें प्रश्न में पूछा गया कि फिलेटेलिक जमा खाता न्यूनतम जमा राशि के साथ खोला जा सकता है। तो फिलेटेलिक डिपॉजिट अकाउंट को न्यूनतम कितने रुपए से खोला जा सकता है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले आप लोग समझे कि जो फिलेटेलिक डिपॉजिट अकाउंट है, पीडीए जिसे हम लोग कहते हैं, पीडीए अकाउंट 2 तरीके से खोले जा सकते हैं। पहला है डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब है घरेलू। दूसरा है फॉरेन पीडीए अकाउंट। 2 तरीके के पीडीए अकाउंट कौन कौन से? पहला है घरेलू, दूसरा है विदेशी, फॉरेन। जब भी बात की जाएगी आपसे डोमेस्टिक के बारे में, तो इससे न्यूनतम 200 रुपए से खोला जाता है। बात करेंगे फॉरेन की, तो इसे न्यूनतम 1000 रुपए से खोला जा सकता है। दोनों ही प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, दोनों को ही आपको ध्यान रखना है। इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अदर फैक्ट्स को आप लोग ध्यान रखें कि जो पीडीए अकाउंट है वो क्यों खोला जाता है, फिलेटेलिक डिपॉजिट अकाउंट है वो क्यों खोला जाता है। ये जो लोग पोस्टेज स्टैंप्स यानी कि डाक टिकटों में रुचि रखते हैं उनके लिए ये अकाउंट खुलता है। उनके जो डाक के जो आर्टिकल्स है, जैसे पोस्टेज स्टैंप्स हैं, डाक टिकट है और ब्रोशर्स हैं या जो भी कवर्स है, वो उनके इस माध्यम से भेजे जाते हैं। प्रश्न ये पूछा गया है कि पीडीए के तहत जो सामग्री भेजी जाती है, पीडीए के तहत जो सामग्री भेजी जाती है वो किस तरीके से भेजी जाती है। तो पीडीए के तहत जो सामग्री भेजी जाती है वो रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजी जाती है, पंजीकृत आर्टिकल्स की तरह भेजी जाती है, रजिस्टर्ड पोस्ट की तरह भेजी जाती है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट भेजी जाती है, क्योंकि जो भी चार्जेस लगने होते हैं वो पीडीए अकाउंट से कट जाते हैं, लेकिन जो सामग्री भेजी जाती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट भेजी जाती है। और उस डाक पर एक शब्द लिखा हुआ होता है और वो टर्म है ऑन पोस्टल सर्विस। इस सेवा के तहत इन आर्टिकल्स को, इन सामग्रियों को फ्री ऑफ कॉस्ट भेजा जाता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15वें प्रश्न में पूछा गया है कि आईपीबी में नियमित राशि से बचत खाता खोला जा सकता है। इसमें पूछा गया है कि जो आईपीबी के तहत जो रेगुलर सेविंग अकाउंट है उससे कम कितने रुपए से खोला जाता है, तो उससे न्यूनतम 0 बैलेंस से भी आप लोग खोल सकते हैं। यही इसकी खासियत है।
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16वें प्रश्न में पूछा गया कि डाकघर जो डाक संचार के राह पर स्थित है और डाक बैग बिना खोले ही कार्यालयों के लिए इच्छित बैग प्राप्त और शॉर्ट करता है, ऐसी ऑफिसेस को क्या कहते हैं? तो सिंपली यहां पर भी आप लोगों से डेफिनेशन पूछी गई है, और डेफिनेशन किसकी पूछी गई है ये बात आप लोग ध्यान रखें। और ये जो डेफिनेशन आपसे पूछी गई ये कई बार आपसे पूछी गई है, कई सर्कल्स में पूछी गई है। इस डेफिनेशन को आप लोग इंपोर्टेंट रख सकते हैं, इंपोर्टेंट की लिस्ट में आप लोग रख सकते हैं। तो इसमें क्या सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है? ये पूछा जा रहा है कि ऐसे डाकघर जो मेल की लाइन में है, मेल की लाइन से मतलब है कि अगर आपकी डाक इस तरीके से चलती है, यानी कि आपकी डाक को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है और बीच में आपकी कई ऑफिसेस आती हैं, तो इसे कहते हैं कि डाक संचार में आने वाले डाकघर। तो ऐसे डाकघर जो डाक संचार की मार्ग में आते हैं और जो बैग्स होते हैं उनको बिना खोले ही बैग्स को बिना खोले ही आगे वो भेजते हैं और बैग्स को रिसीव भी करते हैं, बैग्स को डिस्पैच भी करते हैं, लेकिन सॉर्टिंग का जो काम है वो इस ऑफिस में नहीं होता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ट्रांजिट ऑफिस की परिभाषा है, ये किसकी ऑफिस की परिभाषा है? ट्रांजिट ऑफिस कैसे कहते हैं ऐसी ऑफिस को? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। ध्यान रखें कि ट्रांजिट ऑफिस ऐसे ऑफिस हैं, ऐसे डाकघर हैं जो कि डाक संचार के राह पर स्थित होते हैं और डाक बैग बिना खोले ही कार्यालयों के लिए इच्छित बैग प्राप्त करते हैं और उन्हें शॉर्ट करते हैं। दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है यहां से कि जो ट्रांजिट ऑफिस हैं, ट्रांजिट जो ऑफिस हैं उनके इंचार्ज ऑफिसर कौन हो सकते हैं? तो उनके इंचार्ज ऑफिसर ऑप्शन नंबर 1 में है कि मेल गार्ड, ऑप्शन नंबर बी में मेल एजेंट, ऑप्शन नंबर सी में है दोनों, और ऑप्शन नंबर डी में है कि मेल गार्ड या मेल एजेंट। तो प्रश्न को समझने की कोशिश करें कि ट्रांजिट ऑफिस के इंचार्ज ऑफिसर मेल गार्ड हो सकते हैं या मेल एजेंट हो सकते हैं। दोनों संभव ही नहीं है, एक बार में दोनों हो ये संभव नहीं है, या तो मेल गार्ड होंगे या मेल एजेंट होंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखें, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। इसी से मिलती जुलती एक डेफिनेशन है ट्रांजिट मेल ऑफिस की, जिसे शॉर्ट में हम लोग TMOB कहते हैं। तो ट्रांजिट ऑफिस RMS की एक ऑफिस है जो कि बंद बैगों को, बंद थैलों को रिसीव करती है और आगे पहले इनको प्राप्त कर रहेगी बंद थैलों को, फिर उसके बाद इनका प्रेषण का काम है। और यहां पर पत्रों की छटाई नहीं की जाती है, शॉर्टिंग ऑफ लेटर्स का जो कार्य है, पत्रों की छटाई का जो कार्य है वो नहीं किया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। और ट्रांजिट मेल ऑफिस के इंचार्ज ऑफिसर या तो मेल गार्ड होंगे या मेल एजेंट होंगे, दोनों में से कोई एक हो सकता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 17वें प्रश्न पूछा गया है कि INS इंडियन नेवी की जो शिप्स हैं, INS जहाजों में उपस्थित नौसेना कर्मचारियों को लिखे गए पत्र किस तरह संबोधित किया जाना चाहिए? ये पूछ रहा है कि जो नेवी के जो लोग हैं, नेवी में जो काम करते हैं जो कर्मचारी, उनकी जो डाक है वो किनको भेजी जाती है? उनकी जो डाक है वो केयर ऑफ फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे या मुंबई को भेजी जाती है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे को भेजी जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। पूछा जाता है आपसे कि आर्मी के जो लोग हैं उनकी डाक कैसे भेजी जाती है, तो इसका भी आप लोग ध्यान रखें। उनकी डाक केयर ऑफ 56 APO या केयर ऑफ 99 APO के रूप में भेजी जाती है। कौन की? आर्मी वालों की, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। एक प्रश्न और पूछा गया है आपसे कि 56 APO या 99 APO का पिन कोड क्या है? तो 56 APO का पिन कोड है 9056, 99 APO का पिन कोड है 9099, यानी कि 56 APO का 56 है, 99 APO का लास्ट में 99 है, 9000 आपका कॉमन है। इस बात का ध्यान रखें कि पिन कोड में टोटल 6 अंक होते हैं। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को हुई थी, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 18वें प्रश्न पूछा गया कि पोस्ट बॉक्स
कुछ डाकघरों में किराए में उपलब्ध है, इस विषय में कौन निर्धारित करता है? सिंपल सा आपसे क्या पूछा गया है कि जो पोस्ट बॉक्स की जो सुविधा है वो कौन मुहैया कराते हैं, किन के ऑर्डर्स से दी जाती है? तो पोस्ट बॉक्स किराए पर उपलब्ध करवाए जाते हैं, कुछ चुनिंदा डाकघरों में ही यह सुविधा उपलब्ध है, इसकी अनुमति हेड ऑफ द सर्किल या सीपीएमजी देते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। प्रश्न क्या पूछे गए हैं कि जो आपका पोस्ट बॉक्स है या जो आपका पोस्ट बैग है, या दोनों की जब बात करेगा, पोस्ट बॉक्स प्लस पोस्ट बैग की जब बात करेगा, तो आपसे पूछा जाएगा कि तिमाही किराया पोस्ट बॉक्स का कितना है? तो 50 रुपए है। पोस्ट बैग का तिमाही किराया 50 रुपए, दोनों का 100 ना होने की वजह ये किराया 80 रुपए, इस बात का ध्यान रखें। बात करें वार्षिक यानी कि सालाना की, सालाना पोस्ट बॉक्स का किराया 150 रुपए, पोस्ट बैग का किराया 150 रुपए, टोटल 300 ना होकर के ये हो जाएगा 250 रुपए। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। यहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। इस प्रश्न के लिए सही आंसर हेड ऑफ द सर्किल या चीफ पोस्ट मास्टर जनरल या सीपीएमजी होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया कि प्रशासनिक सुविधा के लिए देश का डाक नेटवर्क कितने परिमंडल में विभाजित है? तो पूरे इंडिया को डाक सेवाएं देने के लिए टोटल 23 सर्कल्स में बांटा गया है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। इसके अलावा एक बेस सर्कल भी है जिसे हम लोग आर्मी का ऑफिस कहते हैं, यानी कि आर्मी के लोगों को सुविधाएं देने के लिए आर्मी पोस्टल सर्कल बनाया गया है, एपीएस बनाया गया है, जिसे बेस सर्कल के रूप में जाना जाता है। बेस सर्कल का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है। इसके जो हेड होते हैं वो एडिशनल डायरेक्टर जनरल यानी कि एडीजी होते हैं, और ये वो व्यक्ति है इसका ओहदा आर्मी के समकक्ष बात करेंगे तो जो मेजर जनरल का जो पद होता है, ऐसा ही ओहदा एपीएस यानी कि आर्मी पोस्टल सर्किल के हेड एडिशनल डायरेक्टर जनरल का होता है। कहने का मतलब है कि जो वैल्यू एडीजी की है पोस्ट ऑफिस के आर्मी पोस्टल सर्कल में, वही वैल्यू आर्मी में मेजर जनरल की होती है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के समकक्ष होते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। एक बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो सर्कल के जो मुखिया होते हैं वो कौन होते हैं? सर्कल के मुखिया सीपीएमजी यानी कि चीफ पोस्ट मास्टर जनरल होते हैं। सर्कल को आगे फर्दर रीजन्स में डिवाइड किया गया है। रीजन्स के मुखिया कौन? पोस्ट मास्टर जनरल। रीजन्स को आगे डिविजन्स में बांटा गया है, और डिविजन्स के मुखिया कौन? सुप्रीडेंट या सीनियर सुप्रीडेंट होते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि डाक मंडल का नियंत्रण कौन करता है? डिविजन्स को दो भागों में बांटा गया है। पहला है पोस्टल डिवीजन, दूसरा है आरएमएस का डिवीजन। इस बात का सबसे पहले आप लोग ध्यान रखें। पोस्टल डिवीजन के हेड कौन होंगे? तो पोस्टल के जो सुप्रीडेंट होंगे या सीनियर सुप्रीडेंट होंगे वो इसके हेड होंगे। पोस्टल के हेड कौन होंगे? पोस्टल डिवीजन के हेड पोस्टल के सुप्रीडेंट या सीनियर सुप्रीडेंट होंगे। आरएमएस डिवीजन के हेड कौन? आरएमएस डिवीजन के हेड आरएमएस के सुप्रीडेंट या सीनियर सुप्रीडेंट होंगे। इस बात का आप लोग सबसे पहले ध्यान रखें। इनके हेड के बारे में ध्यान रखें, यहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि पोस्टल डिवीजन किसके इंचार्ज में आते हैं या किसके नियंत्रण में आते हैं? तो पोस्टल डिवीजन के हेड या तो सुप्रीडेंट हो सकते हैं या सीनियर सुप्रीडेंट भी हो सकते हैं। तो एक जो डिवीजन है वो दो कैटेगरी में उसको डिवाइड किया जाता है। पहला है ए कैटेगरी, दूसरा है बी कैटेगरी। बी कैटेगरी के जो डिवीजन्स हैं, बी श्रेणी के जो डिवीजन्स हैं, उनके हेड होते हैं सुप्रीडेंट, और ए कैटेगरी के जो डिवीजन्स हैं, एक ए श्रेणी के जो डिवीजन्स हैं, उनके हेड होते हैं सीनियर सुप्रीडेंट। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। तो पोस्टल डिवीजन के हेड सुप्रीडेंट या सीनियर सुप्रीडेंट में से कोई एक हो सकता है, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर एक या दो में से कोई एक। बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की। 21वें प्रश्न में पूछा गया है कि जिस मुख्य कार्यालय का नियंत्रण राजपत्र अधिकारी करते हैं उन्हें निम्नानुसार क्या संदर्भित किया जाता है? तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखें कि जो हेड ऑफिस है उन्हें दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला है फर्स्ट क्लास की हेड ऑफिस, दूसरा है सेकंड क्लास की हेड ऑफिस।
प्रश्न कई बार पूछा गया है और अलग अलग तरीके से पूछा गया है कि फर्स्ट क्लास की हेड ऑफिस के इंचार्ज अधिकारी कौन होते हैं। तो इन सभी का जो आंसर है, उन सभी के आंसर अलग अलग नहीं है, आंसर सबके अलग अलग नहीं है, आंसर सबका एक ही है। फर्स्ट क्लास के हेड ऑफिसर या तो राजपत्रित अधिकारी होंगे, गजेटेड ऑफिसर्स होंगे, या फर्स्ट क्लास के हेड पोस्टमास्टर होंगे, या चीफ पोस्टमास्टर होंगे, या चीफ पोस्ट मास्टर होंगे, या सीनियर टाइम स्केल ऑफिसर्स होंगे, सीनियर टाइम स्केल ऑफिसर्स होंगे। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये सभी क्या एक ही है? ये सभी एक ही होते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। फर्स्ट क्लास एचओ के इंचार्ज ऑफिसर आपको दे ऑप्शन में या तो ये मिलेगा राजपत्र अधिकारी, या आपको ऑप्शन में मिलेगा फर्स्ट क्लास के हेड पोस्ट मास्टर, या आपको ऑप्शन में मिलेगा चीफ पोस्ट मास्टर, या आपको ऑप्शन में मिलेगा सीनियर टाइम स्केल ऑफिसर। चारों का मीनिंग एक ही है। चारों में से चारों नहीं मिल सकते हैं, 3 नहीं मिल सकते हैं, 2 नहीं मिल सकते हैं, कोई एक ही मिलेगा, क्योंकि चारों के मीनिंग एक ही है। चारों एक फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस के इंचार्ज ऑफिसर हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग इसका। तो फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस के इंचार्ज ऑफिसर कौन? फर्स्ट क्लास के इंचार्ज ऑफिसर्स। आपसे उल्टा प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न ये पूछा गया है कि जो गजेटेड ऑफिसर्स हैं वो हेड ऑफिस के इंचार्ज होते हैं, लेकिन वो कौन सी हेड ऑफिस है? तो वो होती है फर्स्ट क्लास की हेड ऑफिस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22वें प्रश्न में पूछा गया कि महानिदेशक किसी भी डाकघर के कार्य के समय को कब तक बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखें कि जो नाइट पोस्ट ऑफिस हैं या जो अन्य डाकघर हैं उनके समय का जो निर्धारण है, समय का जो निर्धारण है वो हेड ऑफ द सर्किल करते हैं, यानी कि सीपीएम भी करेंगे, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल करते हैं। बात करें बढ़ोतरी के बारे में तो नाइट पोस्ट ऑफिस के समय की बात करें या अन्य पोस्ट ऑफिस के समय की बात करें, बढ़ोतरी की जाएगी तो वो की जाएगी डीजी यानी कि महानिदेशक डाक सेवा के द्वारा इसकी बढ़ोतरी की जा सकती है। समय में बढ़ोतरी कब तक की जा सकती है? तो नाइट पोस्ट ऑफिस के समय में बढ़ोतरी की जा सकती है रात 8:30 बजे तक। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रश्न यही पूछा गया है कि डायरेक्टर जनरल के द्वारा समय में बढ़ोतरी की जा सकती है नाइट पोस्ट ऑफिस के में, वो कब तक की जा सकती है? तो रात 8:30 बजे तक की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23वें प्रश्न में पूछा गया कि सामान्य तौर पर डाक टिकटों और स्टेशनरी को कितने समय तक बेचा जा सकता है? यानी कि आपका एक ऑफिस है और इस ऑफिस का 9 to 5 का टाइम है, सुबह 9 बजे से 5:30 बजे तक का टाइम है, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक समय है। ये मान के चलते हैं, हम लोग मान के चलते हैं कि एक ऑफिस का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक है। तो प्रश्न में पूछा गया है कि जो डाक टिकट है, पोस्टेज टिकट्स हैं, स्टैम्प्स हैं, स्टेशनरी है, इनका सेल, इनका जो इनकी जो सेलिंग है, इनकी जो बिक्री है वो कब तक की जा सकती है? तो इनकी जो बिक्री है वो जो भी आपका बिजनेस आवर्स है 9 to 5 का जो समय है, इस दौरान आपके डाक टिकटों और स्टेशनरी की बिक्री की जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। ड्यूरिंग द एंटायर वर्किंग आवर्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस पोस्टेज स्टैम्प्स और स्टेशनरी की बिक्री की जा सकती है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24वें प्रश्न में पूछा गया है कि डाक का भुगतान आमतौर पर निम्नलिखित तरीकों से किया जाना चाहिए। तो सामान्यतः जो पेमेंट ऑफ पोस्टेज है वो पोस्टेज स्टैम्प्स के द्वारा किया जाता है। तो आपका इसके लिए क्या सही आंसर होगा? स्टेटमेंट नंबर 1 सही है, स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है। रेवेन्यू स्टैम्प्स के माध्यम से नहीं किया जा सकता है, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट ओनली। अब आप लोग समझे, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि जो डाक का जो भुगतान है, पोस्टेज जो चार्जेस का जो पेमेंट है वो किन किन माध्यमों से किया जा सकता है। सामान्यतः पोस्टेज स्टैम्प्स यानी कि डाक टिकटों के माध्यम से किया जा सकता है। इसके अलावा फ्रैंकिंग मशीन की जो इम्प्रेशंस हैं, उनकी जो छाप है, उसके माध्यम से भी किया जा सकता है। और एमपीसीएम काउंटर पर कैश यानी कि नगद रूप में भी किया जा सकता है। तीनों रूप से पेमेंट ऑफ पोस्टेज डाक शुल्कों का भुगतान किया जा सकता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 25वें प्रश्न में पूछा गया कि पोस्ट बॉक्स किराए पर लेने वाले ग्राहक अपना व्यवसाय का पता बदलने या अपने कार्यालय को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने पर परिवर्तन की जो सूचना है हमेशा पोस्ट मास्टर को कितने दिनों में देनी होती है। प्रश्न में पूछा गया कि एक पोस्ट बॉक्स इसी जगह पर स्थित है और इसे अब यहां पर शिफ्ट कर दिया गया है। क्या है, समझने का प्रयास करें फिर से कि ये एक रेंटर है पोस्ट बॉक्स का और इसकी जो ऑफिस है, उसका जो भी बिजनेस है, उसका जो भी आप उसकी जो ऑफिसेज है, बिजनेस जो भी है, उसने एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट की है। तब ऐसी जो सूचना है हमेशा संबंधित ऑफिस के पोस्ट मास्टर को देनी होती है। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें। और जो एड्रेस में जो परिवर्तन की जो सूचना है वो पोस्ट बॉक्स के किराएदार को 7 दिन के भीतर भीतर पोस्ट ऑफिस के संबंधित पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर को देनी होती है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न यहां से ये पूछा जाता है कि मान के चलते हैं कि ये एक पोस्ट बॉक्स है, इसका किराएदार का जो समय अवधि है, यानी कि इसके जो किराए की जो समय अवधि थी वो अब खत्म हो चुकी है। यानी कि मान के चलते हैं कि किसी किराएदार ने इसे तिमाही रूप से लिया जुलाई के महीने में और ये इसका जो समय पीरियड है वो सितंबर में एंड हो गया। तो ये प्रश्न ये पूछा जाता है कि किराएदार को समय, उसका जो किराए का जो समय था वो पूर्ण होने के बाद में रिन्यूअल के लिए बात करें दोबारा से पोस्ट बॉक्स को रिन्यू करवाए रिन्यूअल के लिए, या इस संबंध में जो लॉक एंड की दी जाती है, ताला और जो चाबी दी जाती है, इनको सरेंडर करने के लिए कितने समय, कितने टाइम पीरियड मिलता है, कितना ग्रेस पीरियड मिलता है, ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होता है? उस प्रश्न का सही आंसर होगा 15 दिन का समय मिलता है आपको अपने किराए को रिन्यूअल करवाने का। अगर पोस्ट बॉक्स किराए पर नहीं लेना है तो ताले और चाबी को सरेंडर करने के लिए, या ग्रेस पीरियड की बात करें तब उसका सही आंसर होगा 15 दिन। क्वेश्चन नंबर 26वें प्रश्न में पूछा गया कि किस कार्यालय में बैग में डाक सामान की वितरण पोस्ट बैग की प्रणाली उपलब्ध है। प्रश्न पूछा यह गया है आपसे कि जो पोस्ट बैग की जो फैसिलिटीज है, पोस्ट बैग की जो फैसिलिटी है वो कहां पर उपलब्ध होती है? तो पोस्ट बैग की जो फैसिलिटी है वो सभी वितरण डाकघरों में उपलब्ध होती है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें, सभी वितरण डाकघरों में उपलब्ध होती है, यानी कि ऑल डिलीवरी पोस्ट ऑफिसेस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया कि लेटर बॉक्स को खाली करने की जिम्मेदारी किसकी है। तो जब भी आपको ऑप्शन में देखे लेटर बॉक्स को खाली करने की जिम्मेदारी या लेटर बॉक्स को क्लियर करने की जिम्मेदारी, तो आपको ऑप्शन में देखे लेटर बॉक्स पियोन, तो सबसे पहले आप लोग उसको टिक करें। वो नहीं देखे तो आप लोग एमपीएस को टिक करें। दोनों ही ऑप्शंस आपके सही हैं। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या है? इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा लेटर बॉक्स पियन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। एक बहुत अच्छा प्रश्न ये पूछा जाता है कि लेटर बॉक्स को क्लियर करने के लिए एक एप्लीकेशन डेवलप की गई है, विकसित की गई है। उस एप्लीकेशन का क्या नाम है? तो लेटर बॉक्स को क्लियर करने के लिए, डिजिटल रूप से क्लियर करने के लिए एक एप्लीकेशन है, उसका नाम है नन्यता एप्लीकेशन। और इसके माध्यम से उस लेटर बॉक्स में से, संबंधित लेटर बॉक्स में से कितने आर्टिकल्स क्लियर किए गए, कितने आर्टिकल्स क्लियर किए गए, यानी कि आर्टिकल्स की संख्या का पता चल जाएगा आपको। एम्प्लॉय आईडी उसमें डालते हैं, यानी कि किस कर्मचारी ने इसको क्लियर किया है वो भी पता चल जाएगा। किस तारीख को किया है, कितने बजे किया है, यानी कि डेट एंड टाइम का भी उसमें होता है, क्योंकि जीपीएस सिस्टम लगता है उसमें। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है वो सभी उसमें पता चल जाती है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28वें प्रश्न में पूछा गया है आधिकारिक डाक पत्रों के वितरण के समय कम शुल्क का डाक टिकट लगाने पर जब डाक अपर्याप्त रूप से भुगतान किया जाता है तो वह कितने शुल्क से किया जाता है। सिंपली इसमें क्या पूछने की कोशिश कर रहा है कि एक प्रेषक है, इसने कोई आर्टिकल भेजा, तो एक आर्टिकल जिस पर चार्ज लगना था 22 रुपये, ये 22 रुपये में से उस व्यक्ति ने 12 रुपये का भुगतान कर दिया, 10 रुपये बकाया है, और इस आर्टिकल को प्राप्तकर्ता के पास में भेज दिया। प्राप्तकर्ता अगर इस आर्टिकल की डिलीवरी लेगा, सुपुर्दगी लेगा, तब उसको इन चार्जेस का पेमेंट करना होगा। कितना करना है, यही आपसे प्रश्न पूछा गया है।
अगर ये आर्टिकल ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल है तब इस पर जो कमी है उसके बराबर ही चार्ज लिया जाएगा। यानी कि अगर ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल है 10 रुपए की कमी है तो 10 रुपए ही चार्ज लिया जाएगा। अगर ये नॉन ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल है यानी कि ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल नहीं है तब उस केस में जो भी कमी है उसका दोगुना चार्ज यानी कि उस समय पर 20 रुपए लिए जाएंगे। दोनों ही प्रश्नों का आप लोग ध्यान रखें, दोनों ही प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। आपसे पूछ रहा है कि डिलीवरी के समय पर ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल अगर इनसफिशिएंटली पेड है तब उस समय पर जो भी कमी है सिंगल डिफिशिएंसी यानी कि कमी के समान चार्जेस आपसे लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29वें प्रश्न में पूछा गया कि जहां एक आधिकारिक डाक लेख पर सेवा डाक टिकट के बजाय एक साधारण डाक टिकट का उपयोग किया जाता है तब उनके साथ में कैसे व्यवहार किया जाएगा ये पूछा गया है। एक ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल है, सामान्यतः इन पर सर्वे सिस्टम्स यानी कि सेवा डाक टिकट लगती है, सेवा डाक टिकट लगती है, लेकिन कई बार कुछ लोग इस पर साधारण डाक टिकटों का इस्तेमाल करते हैं, साधारण डाक टिकटों का इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न पूछा गया कि अगर कोई व्यक्ति ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल पर साधारण डाक टिकटों का इस्तेमाल करे तो उनके साथ में क्या किया जाता है। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखें कि ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल को भले ही उस पर साधारण डाक टिकट लगी हो, सबसे पहले उसे ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल ही माना जाएगा। और ये अगर अनियमितता बार बार अगर वो व्यक्ति करता है, वो ऑफिस करती है, तो इसकी जो सूचना है सबसे पहले किसको बताई जाएगी, जो ऑफिस का आपका इंचार्ज है उसको बताई जाएगी। और इंचार्ज इसकी जो सूचना है वो किसको देंगे, हेड ऑफ द सर्कल को देंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर 1 में पत्र को डाकघर द्वारा आधिकारिक डाक पत्र के रूप में मान्यता दी जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी, अनियमितता को डाकघर के अधिकारी प्रभारी द्वारा लाया जाएगा जिस पर संबंधित अधिकारी की सूचना पर पत्र को पोस्ट किया गया था, यानी कि ऑफिशियल जो भी इंचार्ज था उसके नोटिस में बात लाई जाएगी। इस बात का ध्यान रखें। और उसके बाद में अगर ये गलती बार बार होती है, यदि लगातार घटना होती है, तो अनियमितता को परिमंडल के प्रमुख के संज्ञान में लाया जाएगा। यह भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 30वें प्रश्न में पूछा गया कि संचरण के लिए निम्नलिखित में से किसकी अनुमति नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से आर्टिकल नॉट परमिटेड है। नॉट परमिटेड लिखा हुआ हो, अगर कहीं पर लिखा हुआ है इंग्लिश में नॉट परमिटेड और एक शब्द दिया हुआ है प्रोहिबिटेड, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब है प्रतिबंधित, यानी कि उस आर्टिकल को भेजने की अनुमति नहीं है, ये पूछा गया आपसे। ऑप्शन नंबर 1 में देखें कि निर्धारित शर्तों के अनुसार ऑस्मिक एसिड, ये बिल्कुल सही है। ऑस्मिक एसिड को कुछ निर्धारित कंडीशंस में हम लोग भेज सकते हैं। ऑप्शन बी, रवि जानवरों का मस्तिष्क निर्धारित शर्तों के अनुसार, ये बिल्कुल सही है। तो ब्रेन ऑफ रेबिड एनिमल सब्जेक्ट टू द प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस में हम लोग इन्हें भी भेज सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, लाइव मधुमक्खी निर्धारित शर्तों के अनुसार, यानी कि जो जिंदा जो मधुमक्खी है, लाइव जो मधुमक्खी है उनको भी हम लोग कुछ निश्चित कंडीशंस पर भेज सकते हैं। तो किसे नहीं भेजा जा सकता है, कोबाल्ट 60 को निर्धारित शर्तों के अनुसार नहीं भेज सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। इसी के साथ इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।